आज की कहानी है बर्फ का महल। घने जंगलों के बीच नारदोली नाम का एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। गांव के एक तरफ नदी तो दूसरी तरफ घना जंगल था। गांव वालों को नदी पार करके ही शहर जाना पड़ता था, जिस वजह से गांव के अधिकांश लोगों का पलायन शहर की ओर हो गया था। कुछ गिने चुने ही परिवार अब उस गांव में बचे थे। उसी गांव में एक गरीब लड़के नीलकंठ का परिवार भी रहता। उसकी परिवार में उसकी माँ और एक बूढ़ी दादी थी। उसके पिता का कुछ वर्ष पूर्व ही देहांत हो गया था और आजकल उसकी माँ की तबीयत भी खराब ही रहा करती थी। नीलकंठ बहुत ही मेहनती लड़का था। वो जंगल से लकड़ियाँ लाता और उन्हें शहर जाकर बेच देता था। उसी कमाई से घर का खर्च चलता था। एक बार की बात है, नीलकंठ की माँ बहुत बीमार पड़ गई थी। सुबह से ही उन्हें तेज बुखार था और उनका शरीर इतना कमजोर हो चुका था कि उठ भी नहीं पा रही थी। माँ, थोड़ा पानी पी लो, कल रात से आपने खाना भी नहीं खाया है। माँ ने धीरे से आंखें खोली। उनकी पलकों में भारीपन था और चेहरा पीलापन लिए हुए था। फिर वो नीलकंठ से बोली, नील बेटा, पानी पीने का भी दम नहीं बचा। ऐसा लग रहा है जैसे सारी ताकत शरीर से निकल गई हो। न भूख लग रही है न प्यास। अब तो बस लग रहा कि भगवान इस तकलीफ से मुक्ति दे दे मुझे बस। नीलकंठ की आंखें भर आईं। वो माँ के सिरहाने के पास गया और बोला, माँ, ऐसी बातें मत करो, मैं वैद्य जी को बुला लाता हूँ। आपका बुखार बहुत तेज है, वैद्य जी जल्द ही आपको ठीक कर देंगे। नहीं बेटा, बाहर मौसम बहुत खराब है, नदी भी उफान पर है, कहीं फिसल मत जा, मेरे साथ थोड़ी देर बैठ जा। नीलकंठ माँ के चेहरे को बस देखता जा रहा था। उसे याद था कि पिता के जाने के बाद यही माँ थी जिसने उसे संभाला था, उसे पाला पोसा था, उसे मेहनत करना सिखाया था और उसे हिम्मत दी थी। और अब माँ इस हालत में थी और वो कुछ भी करने में असमर्थ महसूस कर रहा था। तभी वहाँ दादी की दस्तक हुई। अरे रे, बहू की हालत तो और बिगड़ गई है। नीलकंठ, तू खड़ा क्या है? पानी गरम कर, कपड़ा भिगो, माथे पर रख, बुखार ऐसे ही नहीं उतरता। अरे अम्मा, आप क्यों परेशान होती हो? बुखारी तो है, ठीक हो जाएगा। तेरा बदन तप रहा है बहू, ये साधारण बुखार नहीं लगता। मुझे तो लगता है जल्दी ही किसी वैद्य को दिखा देना चाहिए। लेकिन बाहर मौसम इतना खराब हो रहा है, नील वैद्य जी को लेने कैसे जा पाएगा? कुछ नहीं होगा बहू, नील अब बड़ा हो गया है, घर का खर्च भी वही उठाता है। परेशान मत हो, वो जल्द ही वैद्य जी को लेकर आएगा। फिर नील वहां से शहर जाने को निकला। झोपड़ी से बाहर आते ही उसने देखा कि बादल और भी काले हो चुके थे। तेज हवा पेड़ों की डालियां हिला रही थी। दूर नदी की तरफ से भयावह गर्जना सुनाई दे रही थी, मानो वो आज किसी को भी बिना परीक्षा लिए पार नहीं होने देगी। ये सब किसी भी इंसान को डराने के लिए काफी था, लेकिन नीलकंठ इतनी सी चुनौतियों से डरने वाला नहीं था। वो बिना समय गवाए नदी की ओर चल पड़ा। नदी के पास पहुंचते ही उसने देखा कि नदी बहाव बहुत तेज हो गया था, लेकिन वो घबराया नहीं। उसने बहुत ही मेहनत से नदी को पार किया और फिर वैद्य जी के घर पहुंच गया। वैद्य जी अपने घर के बाहर आराम से बैठे हुए थे। वे नीलकंठ से बोले, अरे नील बेटा, तू इस तूफान में आया है, क्या हुआ? घर पर सब ठीक तो है? वैद्य जी, माँ को सुबह से तेज बुखार है, शरीर में जान नहीं बची, वो उठ भी नहीं पा रही। कृपा चलिए ना जल्दी, मुझे डर लग रहा है। वैद्य जी का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने तुरंत अपनी लकड़ी की पेटी उठाई जिसमें दवाइयाँ और जड़ी बूटियाँ रखी रहती थीं। फिर नील और वैद्य जी उनके घर की ओर चल दिए। कुछ ही समय में वे नील के घर पहुंच गए। उन्हें देखकर दादी बोली, वैद्य जी, जल्दी आइए, बहू की हालत संभल नहीं रही, बदन आग की तरह तप रहा है। फिर वैद्य जी नील की माता के पास आए और नब्ज देखने लगे। फिर उन्होंने माँ का माथा छुआ। माथा जल रहा था, जैसे अंगारों की आंच भीतर भरी हो। फिर थोड़ा रुककर वैद्य जी धीरे से बोले, बहू को उच्च ज्वर है और ये साधारण बुखार नहीं, ये ज्वर शरीर की सारी ताकत खींच लेता है। अगर समय पर सही दवा न मिले तो हालात और बिगड़ सकते हैं। फिर वैद्य जी ने अपने पास से एक औषधि निकाली और उसे नील की माँ को दे दिया। फिर वैद्य जी बोले, ये दवा अभी कुछ राहत देगी, बुखार थोड़ा कम होगा, पर क्या वैद्य जी? साफ साफ कहिए,
क्या दवा कम है, क्या पैसे चाहिए? जो भी बात है हमें बताइए। इस बुखार का असली उपचार तब तक नहीं होगा जब तक हिमशिखा नाम की विशेष जड़ी नहीं मिलती। वो जड़ी कहाँ मिलती है वैद्य जी? जहाँ भी मिलती है मुझे बताइए, मैं उस जड़ी को कहीं से भी लाऊंगा। जंगल के उस हिस्से में जहां लोग आजकल नहीं जाते, घना अंधेरा, ऊंचे ऊंचे पेड़, जंगली जानवर, वहीं से आगे उत्तर दिशा की ओर जाकर झीलों, गुफाओं और पहाड़ों को पार करने के बाद तुम्हें वहां बर्फ के पहाड़ दिखेंगे। उन्हीं पहाड़ों के बीच एक बर्फ का महल है। उसी महल के बगीचे में तुम्हें हिमशिखा नाम की एक जड़ी मिलेगी। बस उसी जड़ी से तुम्हारी माँ का इलाज हो सकता है। लेकिन वैद्य जी, मैं उस जड़ी को पहचानूंगा कैसे? उस जड़ी की मुझे कोई पहचान बताइए। हिमशिखा में एक नीले रंग का फूल होता है और उसकी जड़ें सफेद होती हैं और एक जड़ी से केवल एक ही पुष्प निकलता है। बर्फ का महल, वही जो पुरानी कहानियों में सुनने को मिलता है। क्या वे कहानियां सत्य हैं क्या? दादी, मैं जानता हूँ ये बात किसी कहानी की तरह लग रही है, लेकिन ये सच्चाई है। उस बर्फ के महल में बहुत प्रकार की औषधियाँ हैं, लेकिन वहाँ का रास्ता बहुत खतरनाक। लेकिन जिसके मन में हिम्मत हो वो बर्फ के महल तक पहुँच सकता है। वैद्य जी, अगर ये कहानी सच है तो मैंने सुना है वो महल मनुष्यों के लिए नहीं बना। जो वहाँ जाता है कभी लौट कर नहीं आता। तो मैं अपने नील को उस मौत के रास्ते पर कैसे भेज दूं? दादी, उन कहानियों में कुछ अफवाहें भी हैं। बर्फ के महल में मनुष्य जा सकते हैं, लेकिन अधिक ठंड होने की वजह से वहां रहना कठिन है। उधर नील ठान चुका था कि वो जरूर उस यात्रा पर जाएगा, क्योंकि उसके लिए सबसे जरूरी उसकी माँ थी। वो वैद्य जी से बोला, रास्ता कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, मैं जाऊंगा और हिमशिखा को जरूर लाऊंगा, कुछ भी हो जाए। फिर अगली सुबह नील अपनी यात्रा के लिए तैयार होने लगा। कुछ जरूरत का सामान उसने अपने बैग में रख लिया और चल पड़ा घने जंगलों की ओर। वो धीरे धीरे गहरे जंगल में चला जा रहा था। जंगल के उस भाग में बिल्कुल शांति थी, न चिड़ियों की चहचहाहट, न कोई आवाज, बस एक अजीब सी मौन खामोशी, जो जितनी शांत थी उतनी ही डरावनी भी। चलते चलते नील एक झील के पास जा पहुंचा। झील की चारों ओर फूल खिले हुए थे और झील एकदम शांत थी। नील को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे झील पार करे। वो कुछ सोच पाता उससे पहले ही झील से एक साया बाहर आया। धीरे धीरे वो साया झील की सतह पर खड़ा हो गया, मानो उसके पैरों के नीचे पानी कठोर हो चुका हो। नील उसे देखकर डरने लगा। वो साया नील की ओर देखकर बोला, डरो मत, यदि तुम डर गए तो ये झील तुम्हें डुबा देगी। अगर तुम्हें इस झील को पार करना है तो मेरे 3 सवालों का जवाब देना होगा। अगर तुमने तीनों सवालों का सही सही जवाब दे दिया तो मैं तुम्हें झील पार करवा दूंगा, और अगर तुम सही उत्तर नहीं दे पाए तो मैं तुम्हें एक मूर्ति में बदल दूंगा। ये सुनकर नील घबरा गया, लेकिन वो जानता था कि यदि उसे माँ के लिए वो जड़ी लानी है तो उसे ये परीक्षा पूरी करनी पड़ेगी। फिर वो साईं से बोला, मैं तैयार हूँ। पहला प्रश्न, वो क्या है जो हमेशा चलता रहता है पर कभी थकता नहीं? नील सोच में पड़ गया। ऐसा क्या हो सकता है? घोड़ा नहीं, चीता नहीं, वो भी थक जाता है। क्या हो सकता है वो? जल्दी बताओ, तुम्हारा समय निकला जा रहा है। जैसे ही नील ने ये सुना, उसका दिमाग घूमा। समय निकला जा रहा है, कहीं इस सवाल का उत्तर समय तो नहीं? समय हमेशा चलता रहता है और कभी रुकता भी नहीं, वो समय है। बहुत खूब, तुमने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अब मेरा अगला सवाल है, वो क्या है जो सबसे मजबूत है फिर भी एक कमजोर सांस से टूट सकता है? नील फिर सोचने लगा, ऐसा क्या है जो मजबूत है पर टूट जाता है? तभी उसे जवाब सूझा। वो चुप्पी है, जैसे ही हम बोलते हैं वैसे ही चुप्पी टूट जाती है। बिल्कुल सही। अब तुम्हें मेरे आखिरी सवाल का जवाब देना होगा। वो कौन सी चीज है जिसे जितना बांटोगे उतना ही बढ़ती जाएगी? नील सोचने लगा, क्या हो सकता है ऐसा जिसे जितना बांटो वो उतना बढ़ जाए? अनाज नहीं, बांटो तो कम होता है। धन, वो तो खत्म हो जाता है। खुशियाँ शायद, पर क्या यही उत्तर होगा? तब उसे दादी की बात याद आई।
दादी कहती थीं, बेटा, दुनिया में कुछ चीजें जितनी दो उतनी बढ़ती हैं, जैसे प्यार, दया, ज्ञान। अचानक उसका दिमाग चमक उठा। उसने साई की आंखों में देखते हुए कहा, इस सवाल का उत्तर है ज्ञान। साया मुस्कुराया। इस बार उसकी मुस्कान में रहस्य नहीं बल्कि सम्मान था। वो नील से बोला, बहुत खूब, तुमने इस परीक्षा को पास कर लिया है, लेकिन अब आगे की परीक्षा और भी कठिन होगी। इतना कहकर उस साये ने अपनी जादुई छड़ी से पानी में जादू किया और पूरा पानी जम गया। तब नील ने आसानी से पानी में चलकर झील को पार कर लिया। फिर वो धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ने लगा। फिर कुछ दूर चलने के बाद वो एक गुफा के पास पहुंचा। इस समय तक अंधेरा भी बहुत हो चुका था। उसने गुफा के अंदर आराम करने की सोची, लेकिन नील इस बात से बेखबर था कि गुफा के अंदर एक और परीक्षा उसका इंतजार कर रही है। जैसे ही वो गुफा के अंदर पहुंचा, चारों तरफ अंधेरा था, लेकिन एक तरफ से हरी रोशनी आ रही थी। नील उस रोशनी की ओर चल पड़ा। जैसे ही वो उस रोशनी के पास पहुंचा, उसने देखा गुफा के बीच में एक कुआं था। उस कुएं से हरी रोशनी बाहर आ रही थी। जैसे ही वो कुएं की ओर बढ़ा, उसे एक आवाज सुनाई दी, उसे मत जगाना, वो बहुत खतरनाक है। नील चौंक गया। उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसे वहां एक पिंजरे में कैद चिड़िया दिखाई दी। वो चिड़िया से बोला, तुम कौन हो और किसे नहीं जगाने की बात कर रही हो? तब चिड़िया ने कहा, उस कुएं के अंदर एक खतरनाक नाग है और वो बहुत खतरनाक है। अगर वो वहां से आजाद हो गया तो मुझे खत्म कर देगा। लेकिन तुम कौन हो और इस पिंजरे में क्या कर रही हो? मेरा नाम सोना है और इस नाग का नाम कालिया है। हम दोनों एक ही गुरु के शिष्य हुआ करते थे। एक बार हमारे गुरु ने हमें इस गुफा की रक्षा का दायित्व सौंपा था। कालिया गुफा के नीचे जादुई कुएं की रक्षा करता था और मैं ऊपर के प्रवेश द्वार की। लेकिन कई बार मुझसे एक बड़ी गलती हो गई, तो हमारे गुरु ने गलती की सजा हम दोनों को दे दी और हम दोनों को यहाँ कैद कर दिया। तब से हम दोनों यहाँ फंसे हुए हैं, जिस वजह से ये नाग मुझे मारकर अपना बदला लेना चाहता है। जादुई कुआं? ये कैसा जादुई कुआं है? इस कुएं के अंदर एक जादुई द्वार है और उस द्वार से कहीं भी जाया जा सकता है। क्या इस द्वार से मैं बर्फ के महल तक पहुंच सकता हूं? हाँ, बिल्कुल। इस द्वार से तुम इस दुनिया के किसी भी कोने तक जा सकते हो, लेकिन तुम बर्फ के कुएं तक क्यों जाना चाहते हो? तब नील ने चिड़िया को पूरी बात बताई कि कैसे उसे अपनी बीमार माँ के लिए जड़ी लेने बर्फ के महल तक जाना है। तुम्हारा इरादा सच्चा है, लेकिन तुम्हें इस कुएं का प्रयोग करने के लिए उस नाग को आजाद करना पड़ेगा। लेकिन अगर तुमने उस नाग को आजाद कर दिया तो वो मुझे मार देगा। मुझे अपनी माँ को ठीक करने के लिए किसी भी हालत में बर्फ के महल तक जाना पड़ेगा। तभी अचानक उस कुएं से वो नाग बाहर आ गया। वो नाग बहुत ही विशाल था, लेकिन जंजीर से बंधा हुआ था। वो नील से गुर्राते हुए बोला, मुझे यहाँ से आजाद करो, मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। मुझे बर्फ के महल तक जाना है, क्या तुम मुझे वहाँ तक पहुँचा सकते हो? हाँ, बिल्कुल। इस बर्फ के कुएं से तुम कहीं भी जा सकते हो, और अगर तुमने मुझे आजाद किया तो मैं तुम्हारी एक ख्वाहिश पूरी करूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ से आजाद करूंगा, लेकिन वादा करो कि तुम मेरी एक इच्छा पूरी करोगे। उन दोनों की बात सुनकर चिड़िया दुखी हो गई। वो समझ गई कि अब उसका अंत नजदीक है। दूसरी तरफ नील ने उस नाग को जंजीर से आजाद कर दिया। नाग ने कहा, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है, मैं उसे पूरा करूंगा। मैं चाहता हूँ कि तुम सोना को कोई नुकसान मत पहुँचाना, ये मेरी इच्छा है। उसकी बात सुनकर नाग को और गुस्सा आ गया। वो बोला, सोना की गलती की वजह से मैं इतने सालों से यहाँ कैद हूँ। अब मैं इससे अपना बदला लूंगा। तुमने मुझसे वादा किया था कि मेरी बात मानोगे, और उस समय सोना से गलती हो गई थी। उसने जानबूझकर तुम्हें कैद नहीं करवाया था। नील की बात सुनकर नाग ने सोना को माफ कर दिया। सोना के आंखों में भी खुशी के आंसू आ गए थे। इस प्रकार नील ने अपनी चतुराई से बिना चिड़िया को नुकसान पहुंचाए बर्फ के महल का रास्ता ढूंढ लिया था। फिर जैसे ही वो उस जादुई कुएं में कूदा, वो जादुई द्वार से होते हुए बर्फ के महल के पास पहुंच गया।
चारों ओर सफेद बर्फ की चादर बिछी थी और एक विशाल बर्फ का महल उसके सामने खड़ा था। महल की दीवारें बर्फ के बड़े बड़े खंडों से बनी थीं। वो महल के दरवाजे की ओर बढ़ा। भीतर का नजारा और भी अद्भुत था। बर्फ से बने खंभे, बर्फ की मूर्तियां और बीचों बीच एक विशाल बगीचा जहां बर्फ में उगे हुए अद्भुत पौधे थे। नीलकंठ को वैद्य जी की बात याद आई। हिमशिखा में नीला फूल और सफेद जड़ें होती हैं। उसने बगीचे में खोजना शुरू किया। कई तरह के फूल थे, कुछ लाल, कुछ पीले, कुछ बैंगनी, लेकिन नीला फूल कहीं नजर नहीं आ रहा था। वो और आगे बढ़ा तो अचानक उसे बगीचे के एक कोने में एक चमकदार नीला फूल दिखाई दिया। फूल इतना सुंदर था मानो बर्फ में जमा हुआ नीलम हो। उसकी जड़ें बर्फ जैसी सफेद थीं। हिमशिखा, हिमशिखा। नीलकंठ खुशी से चिल्लाया। वो फूल की ओर बढ़ा ही था कि अचानक एक गहरी आवाज गूंजी। रुक जा, ये फूल तुम्हारे लिए नहीं है। नीलकंठ ने पीछे मुड़कर देखा तो एक विशालकाय बर्फ का दानव वहां खड़ा था। उसकी आंखें नीली बर्फ की तरह चमक रही थीं और शरीर बर्फ के टुकड़ों से बना था। उसे देखकर नील को पहले थोड़ा डर लगा, लेकिन फिर नील हिम्मत करके बोला, कृपया मुझे ये फूल दीजिए, मेरी माँ बहुत बीमार है। फिर उस बर्फ के दानव ने नील को बहुत ध्यान से देखा, जैसे वो कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। बर्फ के दानव ने उसके चेहरे पर दृढ़ संकल्प को पढ़ लिया। वो नील से बोला, तुम्हारी निस्वार्थ भावना सच्ची है। तुम इस फूल को अपनी माँ के लिए ले जा सकते हो। नील ने बर्फ के दानव को धन्यवाद कहा और उस फूल को अपनी माँ के इलाज के लिए ले गया। और इस प्रकार नील ने अपनी सूझबूझ, बहादुरी और दयालुता से अपनी माँ के लिए उस जड़ी को प्राप्त कर लिया। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।